नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस सेवा और अन्य सरकारी विभागों में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है पुलिस बलों में भर्ती भाग द्वितीय। दूसरे भाग की आज हम बात करेंगे, क्योंकि पहला जो भाग था उसको लेकर पिछले बार हमने चर्चा की थी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आप सब तक पहुंचाई थी, जिसकी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट के जरिए लगातार मिल रही हैं। तो आज का टॉपिक है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से और महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएंगे आप तक मात्र आधे घंटे में। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के बारे में, इस भर्ती के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण, रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे, जो कि भर्ती से संबंधित है। वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी जैसे आदि महत्वपूर्ण विषयों में कार्यरत है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्मखोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने पुलिस बलों में भर्ती के भाग 1 में केंद्रीय पुलिस संगठनों यानी कि CPO के बारे में बात की थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बारे में। ये एक बड़ा विषय है। इस एपिसोड में जो कुछ भी शामिल नहीं हो पाएगा, जो कुछ भी जानकारी इसमें रहेगी, बचेगी, समय के अभाव के चलते वो हम अगले कार्यक्रम में कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि इसी कार्यक्रम के आगे हम बढ़ेंगे तो पुलिस विभाग से जुड़ी ये जो महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका भाग 3 भी हम आपको दिखाएंगे। आज भाग 2 का जो प्रसारण है वो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, सर, वो 7 सशस्त्र बल कौन कौन से हैं जिन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF का हिस्सा माना जाता है? ये कहाँ तैनात किए जाते हैं? देखिए, जो CAPF है उसमें रफली 10 लाख मैन पावर है। ये बहुत बड़ा मैन पावर होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आता है। और हर एक जो सर्विस है, फोर्स है, उसके अपने ही अधिकारी होते हैं अंदर। और ये जो है, इनका जो नेतृत्व है वो IPS ऑफिसर्स करते हैं, एक्सेप्ट आसाम राइफल का। तो अभी ये जो 7 आपने जानना चाहा कि ये 7 फोर्सेस कौन सी हैं, सबसे पहले लेते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और ये गुजरात से लेके पूरा अपना JNK का आधा हिस्सा को कवर करता है, करीब 3500 किलोमीटर। और उसके बाद में ये थोड़ा पोर्शन इसका LOC का भी है JNK के अंदर। और नेक्स्ट इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है वो है बांग्लादेश का बॉर्डर। नाउ थर्ड थिंग है कि जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है उसको संभालता है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये भी एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। इस फोर्स की जिम्मेवारी भी 3500 किलोमीटर के करीब की है। फिर आते हैं SSB, सशस्त्र सीमा बल। ये भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। इनका जो बॉर्डर गार्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेपाल और भूटान बॉर्डर पे है। फिर आते हैं हम आसाम राइफल जी। आसाम राइफल ये भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। इनकी जिम्मेवारी जो म्यांमार का बॉर्डर है, बर्मा बॉर्डर, उसको देखभाल करना इनका काम है। तो ये 4 तो हुए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। इसके अलावा 2 हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं काफ़ी। और नेक्स्ट है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और लास्ट में जो एक महत्वपूर्ण आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, जो जिनको हम कॉलोकियली या हम बोलते हैं ब्लैक कैट्स। तो ये एंटी टेरर फोर्स है। और ये जो पहली 2 बताई मैंने आपको वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। मिलते जुलते शब्द हैं
और वर्दीधारी हैं सब, तो ऐसे में आम जनता को भी कई बार कन्फ्यूज़न इसको लेकर हो जाता है। तो जिस बारीकी के साथ में कर्नल साहब एक एक बात का जवाब देते हैं, एक एक सवाल का जवाब देते हैं, ये हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कि ये जो कार्यक्रम है लगातार दर्शकों में लोकप्रिय होता जा रहा है, दर्शकों को पसंद आ रहा है। क्योंकि जो भी नौजवान हैं जो भर्ती में जाना चाहते हैं, चाहे वो सेना की भर्ती हो, पुलिस बल हो, तो उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी की तलाश रहती है। वो चाहते हैं कि उन्हें संक्षिप्त में पूरी जानकारी कहीं एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, और वो जो खोज है उनकी वो इस कार्यक्रम के जरिए पूरी हो पा रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आप महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। एक और सवाल इसी कड़ी में मैं शामिल करना चाहूँगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रैंक संरचना क्या है, आप दर्शकों को ये भी बताएं। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो रैंक स्ट्रक्चर है वो कॉमन है सभी में। जनरली थोड़ा बहुत नामों में फ़र्क आ सकता है। आसाम राइफल में ख़ास तौर से फ़र्क है नाम के अंदर। अभी काडर में 4 कैटेगरी हैं: ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, अंडर ऑफिसर्स और अदर पर्सन्स या एनरोल्ड पर्सन्स। ऑफिसर्स में असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट स्टार्टिंग रैंक होती है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स में इंस्पेक्टर्स सबसे सीनियर होते हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जूनियर मोस्ट होते हैं, बीच के अंदर सब इंस्पेक्टर होते हैं। अंडर ऑफिसर के अंदर आते हैं अपने हेड कांस्टेबल, और इनको नायक, लांस नायक, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और अदर पर्सन्स में कांस्टेबल्स आते हैं। और इनकी जो पे स्केल्स है सभी सर्विसेज में सिमिलर है, चाहे आपका ट्रेड कुछ भी हो। पे स्केल इनकी सेम रहेगी, ट्रेड चाहे कुछ भी हो। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। एक और सर इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल कंटिन्यू करना चाहूँगा सर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जनरल ड्यूटी के अलावा आमतौर पर कौन कौन से कैडर होते हैं, एक बार ये जो डिफरेंस है ये भी एक बार आप बताएं। बहुत सुंदर सवाल है ये, क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि सारे जवान, चाहे वो सिपाही पुलिस के अंदर हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में हो या सेना के जवान हो, हम सभी को एक ही तरह के लगते हैं सभी। जैसे आपने अभी कहा भी था कि यूनिफॉर्म के सभी एक तरह लगते हैं। तो इसमें जीडी के अलावा, जनरल ड्यूटी के अलावा टेक्निकल कार्डर्स होते हैं। अब जैसे एयर विंग है, वाटर विंग है, इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, फायर सर्विस है, मेडिकल है, पैरामेडिकल है, वेटनरी है, एजुकेशन, लाइब्रेरी, क्लरिकल, स्टेनोग्राफी, हिंदी ट्रांसलेटर्स, इस तरह से कुछ ये ट्रेड्स हैं जो कि जीडी के अलावा ट्रेड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल किए जाते हैं। सर सीएपीएफ की हम बात कर रहे हैं, इस भर्ती को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में कई बार हमने सुना है, अक्सर चर्चा लोग करते हैं कि लड़ाकू कैडर जो है उसके बारे में बहुत सा सुना है। इसका मतलब क्या है, लड़ाकू कैडर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे अभी हमने बताया कि इनमें से 4 जो फोर्सेस हैं वो बॉर्डर गार्डिंग उनका एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना जब आप बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो नेचुरली आपके सामने दुश्मन है, या तो पाकिस्तान है या चीन है या पड़ोसी देश है जैसे बर्मा है या नेपाल है, भूटान है। तो आप किसी दूसरे देश के फोर्सेस के सामने आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जब कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे अभी रिसेंटली आई थी कुछ साल पहले, जब चाइना के साथ में झड़प हो गई थी, तो आईटीबीपी के जवानों को साथ में रोल करना पड़ा। उसी तरह से बीएसएफ करती रहती है, आमतौर से राजस्थान बॉर्डर पे भी होता है, कभी कभी जेएनके के एरिया में तो काफ़ी होता है। तो जो कॉम्बेटाइज वो हैं, जो इनको लड़ाकू को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बेटाइज, जो लड़ाई के तौर पे कुछ हद तक लड़ाई का रोल भी अदा कर सकते हैं, उनको इस काम के लिए ट्रेन भी किया जाता है। तो सारे ट्रेड, मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में हैं सारे ट्रेड कॉम्बेटाइज नहीं हैं। कुछ ट्रेड कॉम्बेटाइज हैं और कुछ नॉन कॉम्बेटाइज हैं। नॉन कॉम्बेटाइज का मतलब है कि वो बिल्कुल आगे नहीं रहता है जितना कि उनको झड़प में वो इन्वॉल्व हो जाएं। इसमें डिस्टिंक्शन जो है इनका, जो मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस करने के लिए ये हर सर्विस में थोड़ा फ़र्क भी है। ऐसा नहीं है कि सब में कॉमन तरीके से है।
डिफरेंट है हर एक फोर्स के अंदर। तो सर, बहुत से युवा भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच में भ्रमित रहते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, जिनकी शुरुआत होती है उनके लिए तो बड़ा टिपिकल हो जाता है। अच्छा होगा यदि आप बॉर्डर गार्डिंग बलों के बारे में अधिक जानकारी साझा करें, इससे आकांक्षी को अपने लिए उपयुक्त बल चुनने में मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं वो जो जानकारी है, जो उनके मन में संकोच है, वो दूर हो पाएगा। तो ये जानकारी जो आपने चाही है, ये मैं भी मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी से कभी जब बात होती है तो वो उसको पूछते हैं भाई तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ है, तो कि फ़ौज में है। फिर जब जानकारी थोड़ी और समझते हैं तो पता लगता है कि वो आसाम राइफ़ल में है। तो फ़ौज और आसाम राइफ़ल बहुत डिफरेंट है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बहुत डिफरेंट है। तो अभी हम पहले बात कर देते हैं आसाम राइफ़ल की जी, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट फोर्स है, ओल्डेस्ट है ये, और इसमें करीब 65,000 ट्रुप्स हैं। और इसका जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे है, बट इसका ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसके द्वारा आर्मी के अंदर आता है। इसका जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के होते हैं। इनका जो हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि इनका जो रोल है वो एक टेरिटरी वाइज है, एरिया स्पेसिफिक है, तो इनका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में ना होके शिलोंग में है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बिल्कुल सेना की तरह ही इसकी बनावट है, और सेना की तरह ही इसका अंदर का काम भी है। इसमें जो रोल है इसका आसाम राइफ़ल का, वो बॉर्डर गार्डिंग मेन रोल है। इसके बाद में काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और सिविल अथॉरिटीज़ की मदद पे आना, जैसे अभी मणिपुर में हो रहा है, सिविल एड टू सिविल पावर हो रहा है, ये वो रोल अदा कर रही है वहाँ पर आसाम राइफ़ल्स। अब एक बहुत बड़ा रोल इनका है कि जो रियल एरियाज़ की सिक्योरिटी है, ये आर्मी के साथ रहती है हमेशा। तो आर्मी में मान लीजिए आप अरुणाचल है, तो अरुणाचल के जो रियल एरियाज़ हैं जहाँ फ्रंट में लड़ाई चल रही है, और टैक्टिकल बैटल एरियाज़ के अंदर ये पीछे की सपोर्ट देने का काम इनका है, जब आर्मी के साथ में ये रोल अदा करती है। और ये दोनों वॉर और पीस टाइम में दोनों रोल ये रहता है। इसमें 80% जो ऑफिसर्स हैं वो आर्मी के ही होते हैं, जिसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से डिप्यूट नहीं होते हैं। इसमें ऑफिसर्स 80% आर्मी से होते हैं, बाकी ऑफिसर्स इनके अपने काडर के होते हैं। और ये जो है इसके कंपोजिशन वो मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स वगैरह जो इनका रैंक स्ट्रक्चर है वो मैंने समझा दिया। पर इनकी रैंक में यही है कि इनकी रैंकों का एक तरीके से आप बोल रही आर्मी की तरह ही है, सूबेदार, मेजर सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, वारंट ऑफिसर और कांस्टेबल को ही सिपाही बोलते हैं। तो ये रैंक एक जैसे ही है। हाँ। जो फर्क, महत्वपूर्ण फर्क था वो आपको कर्नल साहब ने बताया। सिर्फ ये जो अंतर है इसको आप दर्शकों को बताएं, थोड़ा बड़ा विषय है तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जरूर जरूर। तो अभी आसाम राइफ़ल के बाद अपन लेते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको BSF बोलते हैं। 1965 में के वॉर के बाद में रेज किया गया, और ये सबसे बड़ा दल है। इसमें 2,65,000 करीब फोर्स लेवल है इसका। और इनका जो रोल है, जैसे मैंने आसाम राइफ़ल का डिस्क्राइब किया, आसाम राइफ़ल आर्मी के साथ में काम करती है, उसी तरह से BSF भी कुछ हद तक आर्मी के साथ में डिप्लॉय होती है, बट ऐसे सेक्टर्स में डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पर कि दुश्मन की कमज़ोर साइड हो, तो उसके अपोजिट में डिप्लॉय किया जाता है इनको। बाकी रोल सिमिलर है आसाम राइफ़ल की तरह। अब इनकी जो बनावट है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनके पास में एयर विंग है, और ये एयर विंग जो है वो पूरी जितनी 7 फोर्सेस हैं उनके लिए यही मैनेज करते हैं। उसके अलावा इनके पास मैरीन विंग है। मैरीन विंग किस लिए है? मैरीन विंग इसलिए है कि बांग्लादेश बॉर्डर, सुंदरबंस वगैरह जो हैं, जो उस इस तरह के एरियाज़ हैं, वहाँ पर इनको मैरीन विंग का काम करना है। इनके पास आर्टिलरी विंग भी है, तोपे भी है। वही तोपे जो आर्मी जिसको यूज़ करना बंद कर देती है, उनमें से वो ट्रांसफ़र हो जाती है कुछ तोपे BSF को। इनके पास में क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो यूनिट भी है, और BSF के पास में जो
इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आर्मी की तरह, ब्रॉडली आर्मी की तरह है, क्योंकि ये भी आर्मी के साथ वर्क करती है। अभी इसके बाद अपन लेते हैं आईटीबीपी। हम इसकी क्यों बातें कर रहे हैं जी? अपन इसकी बातें इसलिए कर रहे हैं कि जब आप अपना कैरियर चुनते हैं कि आपको कौन सी फोर्स में जाना है, आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ डिप्लॉय होती है, इनका काम किस तरह का है। क्योंकि आप एक बार चले जाते हैं फिर आपको लगता है मुझे पहाड़ों में नहीं जाना था, मैं तो राजस्थान के एरिया में ही काम करना चाहता था, तो फिर आपको बीएसएफ में रहना चाहिए था। नहीं, आईटीबीपी में अगर आप जा रहे हैं तो पहाड़ों में है आईटीबीपी। और आईटीबीपी जो है पूरा माउंटेन फोर्स है एक तरीके से, और ये 9000 फीट से लेके 18000 या तकरीबन 19000 की हाइट के ऊपर काम करता है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट माउंटेन्स हिमालयन रीजन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है। और ये अकेला है विंग जिसके पास में भी वाटर विंग है, मतलब जैसे बीएसएफ के पास है जी। और फिर आते हैं एसएसबी। अभी आईटीबीपी में कितने हैं, ये 88,000। एसएसबी के अंदर है करीब 1 लाख के करीब फोर्स लेवल है, और ये यंगेस्ट फोर्स है बाय द वे। और इनका रोल जो है बॉर्डर गार्डिंग के अलावा जो है ये कार्यरत है बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहाँ पर कि लो इंटेंसिटी ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो नक्सलवादी का के अगेंस्ट है, इनको वो काम भी दिया गया है। उसके अलावा जेएनके में आईएएस ड्यूटी का काम भी इनको दिया गया हुआ है। तो ये 4 थे जो कि बॉर्डर वाली फोर्सेस थी। ये सारे जो सवाल जो आपके जहन में उठते रहे हैं, कहीं ना कहीं आज उसका समाधान हो गया है। फौज में जाना है, ये हम ज़रूर सुनते हैं लगभग हर युवा से जो भी सेना में भर्ती में शामिल होना चाहते हैं या उनके परिवारजनों से, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि सुनते हैं कि साहब किस में है, फौज में है। लेकिन फिर जब बातचीत की जाती है तब पता चलता है कि आखिरकार ये डिफरेंस कितना बड़ा है। आखिरकार वो सेवाएं देश के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन कौन से विभाग में दे रहे हैं, कौन सी सेवा के जरिए किस तरीके से वो मदद कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और रोचक जानकारी आप तक लगातार कर्नल साहब पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आप सबके लिए पूछना चाहूँगा। सर, अच्छा होगा कि यदि आप अन्य 3 जो आंतरिक सुरक्षा बल हैं, जिनके आपने कहा कि 4 वो हैं, तो अन्य जो 3 आंतरिक सुरक्षा बल हैं उनके बारे में भी आप जानकारी साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं जिसको अपन एयरपोर्ट पे आमतौर से देखते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये इसकी नफरी है करीब 1,65,000 के करीब, और इनको जिम्मेवारी दी हुई है मेन जो अपने हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चरल जैसे है, पोर्ट्स है, हवाई अड्डे हैं, मेट्रोज़ हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनको गार्ड करना। और ये इनके पास में एक बहुत बड़ा काम है कि टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हैं। मान लीजिए आज कोई ऑफिस है, गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिस है या प्राइवेट कंपनी चाहती है कि उनकी सिक्योरिटी का पूरा प्लान बना के दे, तो ये कंसल्टेंसी का काम भी ये करते हैं। और इनके पास में हिंदुस्तान का ये एक फोर्स है जिसके पास में फुल फ्लेज्ड फायर विंग, एक बहुत बड़ा इनके पास ताना बाना है फायर विंग के हिसाब से। और इनका एक स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप भी है जो कि वीआईपीज़ को गार्ड करता है। और इसके बाद में आते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेंट्रल केंद्रीय दल है जिसमें 3,25,000 की नफरी है इसके अंदर। और ये मैं मतलब सीरियसली बताना चाहता हूँ कि ये जनरली मूव पे ही रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनको मूव किया जाता है, क्योंकि इनका जो रोल है ये सिचुएशन रिस्पॉन्सिव फोर्स है। मतलब जहाँ पर हालात ख़राब हुए इनको उठा के वहाँ भेज दिया जाएगा। तो इनका मेन काम है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस है उसमें जहाँ एडिशनल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो इनको वहाँ पर भेजा जाता है। सबसे बड़ा काम इनका ये है। फिर ये जंगल वॉरफेयर में स्पेशलाइज करती है, और ये इसी तरह से नक्सलवादी एरिया में भी इनको डिप्लॉय किया हुआ है, और इनका जो जेएनके में भी इनको डिप्लॉय करके रखा है। ये जो गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस है या वीआईपी का सेफ्टी भी ये करते हैं। और जैसे पार्लियामेंट में ड्यूटी ग्रुप है एक, अगर आपको याद हो जब 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तो सारे के सारे जवान इसी फोर्स के थे। इनकी कोबरा कमांडो बटालियंस हैं और 6 महिला बटालियन भी इनकी है। तो ये बहुत बड़ा फोर्स है।
और पोटेंट मानते हैं इसको। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ये बनाया गया आतंकवाद को डील करने के लिए, आतंकवाद के लिए फोर्स है। इसके अंदर मिक्स होता है आर्मी का और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से जो बेस्ट टैलेंट है उनको चुना जाता है, कमांडोज को। और इसमें 2 सब ग्रुप्स होते हैं, एक कहते हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप, वो आर्मी का होता है, और स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है, वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का होता है। पर इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर आपको इसमें जाना है तो या तो आर्मी में जाना है या दूसरी फोर्स में जाके फिर आपको सेलेक्ट होना है इसमें। बिल्कुल, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल किए गए हैं। वो बाकी जो 3 डिफरेंस थे या फिर 3 अलग अलग पार्ट थे वो भी आपको बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। सर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में वर्तमान में स्टाफिंग क्या है, भर्ती प्रक्रिया क्या है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जो CRPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, इसमें करंटली 20 से 25% जो DIG लेवल के ऑफिसर्स हैं वो उनके अपने ही IPS होते हैं, IPS होते हैं। 50% IG रैंक पे भी और उससे ऊपर 75% होते हैं। बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो इनके काडर के ही होते हैं, एग्जीक्यूटिव काडर के, CAPF के जो काडर है। ऑफिसर्स का जो प्रमोशन है वो DIG लेवल तक, इनके जो ऑफिसर्स हैं उनका DIG लेवल तक प्रमोशन होता है। जैसे इनकी रैंक स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था। इनके दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, टेलीकॉम काडर है, वेट काडर है। ये काडर्स का प्रमोशन अपने अंदर, इनकी अंदर ही होता है। इनका पे स्केल भी वही है, 56,100 से शुरू होता है। और ये इनकी जो पेंशन है, जो नया पॉलिसी पेंशन का, उसके हिसाब से है। आर्मी की तरह पेंशन नहीं होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। और इनका जो रिक्रूटमेंट है GD पोस्ट का जी, इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि सर्विसेज को नियुक्त किया हुआ है इन्होंने कि भाई GD कांस्टेबल की भर्ती और सब इंस्पेक्टर की भर्ती और असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती इन्होंने लंबे समय के लिए एक फोर्स को दिया हुआ है उसको हैंडल करने के लिए। सर, हमारे दर्शक जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप A सेवा में जाना चाहते हैं, उस सहायक कमांडेंट के रूप में भर्ती के अवसरों के बारे में भी जानना चाहेंगे। आप ये भी एक बार जानकारी इन दर्शकों तक पहुंचाएं। तो ये जो असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं जनरल ड्यूटी, इनकी 50% जो वैकेंसीज़ है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है और ये ग्रुप A सर्विस है। ये आर्मी के कैप्टन के बराबर होते हैं और इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों एंट्री ले सकते हैं। और इसका जो एंट्रेंस है वो UPSC एग्ज़ामिनेशन के थ्रू होता है। याद रखें, आसाम राइफ़ल इसमें शामिल नहीं की। बड़ी बात। आसाम राइफ़ल का अपना ही तरीका है। आसाम राइफ़ल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करता असिस्टेंट कमांडेंट का। उनके केस में उनकी रैंक से जो ऊपर आते हैं, सबऑर्डिनेट रैंक से, उनको असिस्टेंट कमांडेंट बनाया जाता है। और एज इस असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए 20 से लेकर 25 साल की उम्र और ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस है। फिज़िकल पैरामीटर्स टफ नहीं है। 165 सेंटीमीटर हाइट फीमेल्स के लिए, 157 सेंटीमीटर्स। आई साइट 6/6 या 6/12, 6/9 तीनों चलती हैं। नई जो नियर विजन है N6 या N9 हो सकता है। NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को एडवांटेज है, उनको इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर एडवांटेज दिया जाता है। तो ऐसे में पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए मेल आईडी पर, जो कि हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम दिखाएंगे अगले कार्यक्रम में और कोशिश करेंगे आपके हर सवाल को इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, आप तक को महत्वपूर्ण जानकारी हम पहुंचा पाएँ जो कि आपके मन में सवाल के रूप में उठी है। तो अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर को लेकर बातचीत की जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरा इस कार्यक्रम में शामिल हुए, पूरे कार्यक्रमों को आपने सार्थक बनाया है और उम्मीद हम करते हैं कि अगली बार भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां हम पहुंचा पाएं। इसी विषय से जुड़ा हुआ पार्ट 3 वो अगले एपिसोड में हम शामिल करेंगे, इसलिए बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ और देखते रहिए यूथ एंड सोल्जर। नमस्कार।